क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर का बताएंगे जो NCERT लेवल पर होगा। NCERT लेवल का होगा और जितना भी बताएंगे सारा यानी कि ऑल यानी कि ऑल VVI क्वेश्चन, ऑल VVI होगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से होगा। ठीक है, अब आप इस टाइम हमको बता देना चाहते हैं कि आज 5 तारीख है। ठीक है, 5 तारीख 1 महीना 2025 है। आज से हम स्टार्ट करेंगे टारगेट बैच जो क्लास 10th के लिए होगा, बिहार बोर्ड के लिए। तो अभी जो हमारे पास है बहुत कम समय है और हम पूरे जनवरी में कोशिश करेंगे आपको वो सारा VVI क्वेश्चन दे दे। ठीक है, कम से कम 25 से 30 क्लास के अंदर पूरा सारा सिलेबस का दे देंगे। जो मेन जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस में जितना है सारा। उसके बाद कोशिश करेंगे मैथ, हिंदी और संस्कृत का VVI क्वेश्चन देने। हमारे कोचिंग संस्थान का नाम है स्टार शिक्षा क्लासेज। जो आपका यूट्यूब चैनल है इसी नाम से है, स्टार शिक्षा क्लासेज। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। समझ गए ना? अच्छा लगेगा तब, नहीं लगेगा तो आप छोड़ कर चला जाइएगा। ठीक है, और मैं कम से कम 99% कहते हैं कि इससे आपका क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, आप पिछले साल भी हम VVI क्वेश्चन दिए थे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा था। अब मैं 2025 में होने वाले एग्ज़ाम जो क्लास 10 का होगा उसका मैं दूंगा। अब इसमें हम ज़्यादा उतना समझाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है और आपको पूरा जो VVI क्वेश्चन है वो देना है। इसलिए हम सारा जो VVI है उसका कुछ ना कुछ हम समझा कर निकलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं, अब आपका VVI क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है ये प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह कह सकते हैं या पृष्ठ कह सकते हैं, से टकराती है और टकराने के पश्चात या बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है? एक अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो नियमित में क्या होता है कि इसका सतह जो होता है चिकनी होता है, समझिए। और इसमें देखिए, देख सकते हैं लगा है नियमित परावर्तन जो है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती, मतलब आती है, तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट जाती है। उसी माध्यम क्या होता है? निश्चित दिशा। लेकिन ये जो आपका है विसरित विपरावर्तन इसको कहते हैं। तो इस परिवर्तन में आपतित किरणें जब खुरदुरी सतह पर आपतित होती, मतलब आती है, तो वो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशा, मतलब जैसे ये मान लीजिए, समझा देते थोड़ा सा ये वाला। इसका जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए सतह ऐसे रहेगा, समझिए ना। इस पर प्रकाश पड़ेगा तो जिन्ने मन तिन्ने भाग जाएगा, समझिए। इसका कोई गारंटी नहीं है किधर से आया, किधर गया, किया नहीं किया, समझिए ना।
इधर उधर भागने वाला, ठीक है। आपका आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी बता देते हैं। आपका जो ये जो है प्रकाश का वेग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और सर्वाधिक कहाँ होता है, निर्वात में। और न्यूनतम कहाँ होता है, कांच में। कहाँ होता है, कांच में होता है, ठीक है। आपका इस सब चीज़ याद रखना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको MVVI कर लीजिए। क्या कर लीजिए, MVVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। आपका इस क्वेश्चन जो पूछेगा कि प्रकाश क्या है और इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। तो प्रकाश क्या है, तो आप लोग को पता होगा कि किसी वस्तु को देखने, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है या प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमको क्या करती है, मदद करती है। प्रकाश क्या करते हैं, हमको किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। आवश्यक प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, ठीक है। तो वो आपको नहीं बताए हैं, लेकिन ये आप ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें चलते हैं, आपको समझा रहे हैं। पहला क्या है, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और परावर्तित किरण मतलब परावर्तन के बाद जो जाती है वो किरण। अभिलंब मतलब जो ऐसे देखिए, ये आपतित किरण हुआ, ये आया और ये चला गया, ये परावर्तित किरण होगा। और ये अभिलंब होता है बीच में। अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तो देखो एक ही तल में है ना, ये हो गया। अगला है आपतन। देखिए अगला देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। और परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। मतलब परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल अपरिवर्तित है, ये आपका अलग से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, ये भी पूछता है आपका। और ये जो आपको बता रहे हैं बहुत है। समतल, जिसका परावर्तक एकदम समतल हो, जिसका दर्पण सतह क्या हो, एकदम समतल हो। क्या हो, एकदम समतल हो या सपाट हो, मतलब इक्वल हो। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका बन रहा है यहाँ, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता जरूर पूछता है। आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ और ये क्वेश्चन आएगा। तो आप देख लीजिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है एवं सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने बीम रखा होता है। बीम मतलब होता है वस्तु। बीम मतलब क्या होता है, वस्तु, कोई भी वस्तु हो। तो अगला है, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व मतलब समझ लेते हैं पीछे। और प्रतिबिंब तथा बीम दोनों एक ही चाल में क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। आपका ये इम्पोर्टेंट हो गया। आगे दिखाते हैं, ये फैक्ट है, ये आपका क्या है, फैक्ट है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि समतल दर्पण की दूरी अनंत होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका जरूर पूछेगा। समतल दर्पण की दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। आगे चलते हैं, ये नहीं पूछेगा गोलीय दर्पण। देखिए ये दो चीज़ आपको पूछ सकता है यहाँ पे। दो चीज़ क्या है, गोलीय दर्पण तो वैसे नहीं पूछेगा, जैसे वैसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो और उसे गोलीय दर्पण हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या गोलीय हो उसे। ये दो प्रकार का होता है, ये जरूर पूछेगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये दोनों दर्पण पूछेगा और ये दोनों का अंतर जरूर पूछेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में इतना याद रखिए, जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको नॉर्मल सबको याद ही होगा। हाँ, लेकिन दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हैं ये थोड़ा सा ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कभी कभी आपको दिमाग रहेगा और न्यूमेरिकल करने में बहुत मदद करेगा। दर्पण ध्रुव
दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष के गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं ये, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या होता है गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी क्या त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है उसकी और इसको क्या कहते हैं? बड़ी आर से सूचित करता है। क्या करता है? बड़ी आर से सूचित करता है। आगे देखते हैं आपका वक्रता केंद्र, सब आप आधे रखिएगा द्वारा करी। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ से ज़रूर पूछेगा कि यदि दर्पण का वक्रता त्रिज्या r है तो दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है और फोकस दूरी अधिकतम पूछा ही जाता है। क्या होता है? फोकस दूरी आपका पूछा जाता है। ये आप बात करना, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा को रख आपको याद होगा, क्या होगा इसका? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के विरुद्ध सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या होता है? द्वारक कहलाता है, ठीक है। ये आपका टारगेट नहीं है, ये आपका ये फाउंडेशन नहीं है आपका, ये टारगेट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा तेज हम बता रहे हैं, ठीक है। शायद इतना आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के नियम देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तक के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें अथवा उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से निर्देशक दिशा में नियमित किरण निर्देशक दिशा में होती है और अनियमित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु और मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तित नियम का पालन करती है। ये आपका बहुत फैक्ट है, ये याद रखना होगा। चलिए, अब अगला चैप्टर आपका है प्रकाश का। अगला चैप्टर आपका है क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दोनों एक ही में पार्ट 2 है ये आपका। चलिए, अब देखिए, ये चीज़ याद रखनीएगा और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ। अवतल दर्पण में भी पढ़ेंगे, उत्तल बाद में पढ़ेंगे, पहले अवतल पढ़ लेते उसके बाद जब मान लीजिए अनंत पर वस्तु रख देंगे, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो क्या होगा? तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, इसका आकार प्रतिबिंब का और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो इसका जो होगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? फोकस पर होगा। अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब प्रकृति का वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है
जब वस्तु क्या हो, वस्तु की स्थिति सी से सी पर हो। आओ केंद्र के बीच बनेगा, इसका आकार छोटा होगा वस्तु से, बस इसका प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, जब वस्तु सी मतलब केंद्र पर रहेगा तो उस केंद्र पर बनेगा, समान होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगला है वस्तु जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र होगा तो क्या होगा, सी से परे होगा और बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और जब वस्तु क्या होगा फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, वस्तु से वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और क्या होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, आप उत्तल दर्पण में जानेंगे। उत्तल दर्पण में ये चीज़ सारा आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना होगा। पता है जब अनंत पर रहेगा तो अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, अनंत पर रहेगा सेम थोड़ा सा अंतर होता है। तो फोकस पर दर्पण के पीछे अत्यंत छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण और ध्रुव के बीच होगा तब होगा फोकस तथा ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, इसमें देखिए सारा का सारा सीधा हो रहा है और ये चीज़ आपको बहुत वीवीआई है। ये चीज़ ये आपका ये जो वीवीआई हो जाएगा आपका। ठीक है, दर्पण का उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग पहले जानते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रणी दीपों में, मतलब आगे हेडलाइट जो होता है उसमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणें किरणपुंज को किया जाता है। ये चीज़ आपको देखना होगा। और इसका प्रयोग होता है डॉक्टर द्वारा, दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को देखने का बड़ा करके उसको देखने के लिए इसका प्रयोग करता है। और इस सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग होता है, समझे, खाना बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना, ये जो साइड मिरर होता है उसमें होगा। उसके बाद ड्राइवर में जो अपने पीछे दर्पण जो रहता है उसमें होगा। ठीक है, और ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यह क्या बनाता है, सीधा बनाता है। ये क्या बनाता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा बनाएगा, ताकि पीछे से गाड़ी जो बड़ा गाड़ी आए और आईना में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, छोटा सा आईना में। अगला पॉइंट आपका है, उत्तल दर्पण की दृष्टि से बहुत अधिक होता है, क्योंकि वह बाहर की ओर वक्रित होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी ये सब आपको नॉर्मल दर्पण सूत्र आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में तो ये ज़रूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र, इसलिए इसको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आवर्धन नियम ये आपका क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आएगा और ये आपको अच्छा से याद रख लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। आवर्धन ठीक है, तो याद रख लीजिए। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h लेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश लेंगे तो गोलीय दर्पण आवर्धन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सूत्र, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये भी देखिएगा क्या है, आवर्धन एम, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है,
ये आपको बहुत ऑब्जेक्टिव में सारा स्टार काम देगा। ये आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है वास्तविक और उल्टा, ये पूछेगा। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का अर्थ होता है आभासी और सीधा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये अभी आपको याद रखना है कि आवर्धन m+1 का क्या अभिप्राय है, ठीक है। चिन्ह यह प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, आभासी है, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार के इतना गुना बनेगा, वस्तु के आकार के इतना गुना बनेगा। ये आप सारा NCERT है, ठीक है। और अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगला वीडियो में हम आपको दे देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, थोड़ा सा ट्रेडिंग हुआ होगा तो उसको आप इग्नोर करते हुए चलिएगा, ठीक है। आपका जो अगला हम चैप्टर यहीं से चालू करेंगे पार्ट 3 से, ठीक है। और पार्ट 2 तक हम बता दिए हैं, पार्ट 2 तक हम आपको बता दिए हैं VVI का। अब बच्चा पार्ट 3 से आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप इसमें रिस्पांस थोड़ा दिखाइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगला जो आपका अथी होगा आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो 95% बना सकते हैं। हम किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे, 100% आपका बन जाएगा। अगर मेरा नोट ये जो है जिससे भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये पढ़ लेते हैं तो होगा। और ये आपको फ्री मिलेगा, ये आपको फ्री मिलेगा, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। अगर आप लोग के चाहिए तो आप स्टार आपको इसके लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें जाके अपना इस टेलीग्राम में स्टार और शिक्षा क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़े, समझिए ना। स्टार शिक्षा क्लासेज में आप लोग ज़रूर जुड़े और आपको यहाँ से इस टेलीग्राम चैनल में आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलेगा, समझिए ना। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलेगा, आप लोग इसमें